आज हम देखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले हम जानें कुछ ज़रूरी पद, इम्पोर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय का आकलन करने से पहले यह हमें जानना आवश्यक है कि कुछ पद निश्चित रूप से हम जान लें ताकि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेशन करने में हमें परेशानी ना आए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? जैसा कि नाम से ये इनडायरेक्ट, इसका मतलब सीधे सीधे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लगते। अप्रत्यक्ष कर मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं। डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स imposed by a government on production and sale of goods and services. It is a tax where the payer and the bearer of the tax are different people. Example: GST, goods and services tax, excise tax, customs duty tax, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेफिनेशन में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इन इट इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज टैक्सेस इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल्स, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल्स दोनों पर भी है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ ए टैक्स वेयर द पेयर एंड द बियर, इसका मतलब जो पे कर रहा है और लास्ट में फाइनली बियर करेगा उस टैक्स को, or the tax will be the different people. It means जो टैक्स देगा फाइनली और जो पहले दे चुका है सरकार को, वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। अर्थात इस टैक्स को हम दूसरे पर टाल सकते हैं। हिंदी में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष करों से अभिप्राय उन करों से है जो सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन व उनकी बिक्री पर लगाए जाते हैं। इस कर को एक व्यक्ति से दूसरे पर टाला जा सकता है। अर्थात ये विशेष टैक्स हैं जिसको कि एक व्यक्ति से दूसरे पर टाला जा सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति पहले पे करेगा, फिर वो दूसरे व्यक्ति को से वसूल कर लेगा, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे से वसूल कर सकता है और इस तरह से वो टैक्स दूसरे पर टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे GST, वस्तु तथा सेवा कर, उत्पादन पर कर, बिक्री कर आदि। यह कर ऐसे हैं जो वस्तु पर लगाए जाते हैं लेकिन हम दूसरे पर इसको टाल सकते हैं। इसका मतलब पहली बार जैसे कि हम देख सकते हैं कि टैक्सेस के दौरान टैक्स कैसे ग्रो करेंगे या कैसे चलेंगे, इसको देखने के लिए हम देखें। अगर हम एग्जांपल यहाँ समझें, प्रोड्यूसर या उत्पादनकर्ता, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर की स्थिति देखें। सबसे पहले प्रोडक्शन किया किसने? प्रोड्यूसर्स ने। प्रोडक्शन करने के बाद अब वह उस सामान को होलसेल मार्केट में देना चाहता है, होलसेलर को देना चाहता है। तो इस समय होगा क्या कि प्रोड्यूसर ने फैक्टर कॉस्ट, इसको भी समझेंगे इस टर्म को भी, फैक्टर कॉस्ट को, साथ में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी समझेंगे अभी। ये दो टर्म समझने हैं हमें भी। तो जो फैक्टर कॉस्ट आई प्रोड्यूसर की, उस फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ा उसने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तब उसने किसको दिया? होलसेलर को। इसका मतलब होलसेलर से उसने पैसा क्या लिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। होलसेलर पर आ गया सामान, होलसेलर रिटेलर को देगा, तो रिटेलर से क्या लेगा? वो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो जोड़ करके इससे लेगा। फाइनली रिटेलर क्या करेगा? कंज्यूमर को देगा। कंज्यूमर से फिर से वही जो NIT है वो कंज्यूमर से वसूल करेगा। तो फाइनली किस पे आ गया टैक्स? कंज्यूमर पर। जो NIT है वो किस पे आ गया? कंज्यूमर पर। इसका मतलब यह टैक्स टाला जाता है, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। फाइनली ये टैक्स कंज्यूमर पर ही लगता है और कंज्यूमर क्योंकि फाइनल इसका उपयोग करता होता, उपभोग करता होता है, तो वो इस टैक्स को पे करता है। तो इस तरह का टैक्स जो कि हमें सीधे सीधे नहीं देना पड़ता लेकिन इनडायरेक्टली हमें देना पड़ता है, ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अर्थात इनको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। शायद इस बात को आप समझ गए होंगे। और अप्रत्यक्ष कर में मुख्यतः GST के एक बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आखिरकार GST क्या है।
जीएसटी में क्या क्या हम देख पा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2000 में एक कमेटी निर्धारित की गई गवर्नमेंट ने, और उस गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 17 साल बाद लगभग, और यह इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 17 को, 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से ये इम्पोज हो गया, अर्थात ये जो टैक्स था पहले वैट, वो चेंज हुआ किसमें, जीएसटी में। और ये जो सर्विसेज टैक्स है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों पर ही टैक्स लगता है। तो सर्विसेज में हम देख सकते हैं टेलीफोन या ट्रैवल एजेंट्स, फोटोग्राफी, डिश टीवी, या हम कहें कम्युनिकेशन पर टैक्स ले रहे हैं, सब चीज़ पर टैक्स सरकार लेती है। इधर हम देखें जीएसटी में कुल 3 टर्म, बेसिक टर्म हैं। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक स्टेट के पास जाता है। किसके पास जाता है, स्टेट के पास। दूसरा टैक्स है सीजीएसटी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स। ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किस तरह से टैक्स जाते हैं ये देखेंगे। एक टर्म लास्ट में आईजीएसटी, अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये बेसिकली ये डिवाइड होता है 2 टर्म में, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये अगर गुड्स को देखें हम, आईजीएसटी को, तो इसका जो टर्म है, इफ़ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान, इट मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राजस्थान टू महाराष्ट्र। इसका मतलब एक स्टेट से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू द अनदर स्टेट, देन द ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट आईजीएसटी। इस समय जो ट्रांजेक्शन होगा उस टर्म को बोलेंगे हम आईजीएसटी। और आईजीएसटी 2 इसके विभाजन होंगे, जो कि एक टर्म जाएगा सीजीएसटी के पास और दूसरा पार्ट जाएगा एसजीएसटी के पास। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ ही दूसरा टर्म भी हम समझ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। अ डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स। ये दोनों ही टैक्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे हम पर लगते हैं और हम ही उसको देते हैं, दूसरे पर टाल नहीं सकते इनको। जैसे हम लोग जो एक साल में जो इनकम करते हैं उस पर जो टैक्स लग के हम सरकार को देते हैं उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हम पर ही इम्पोज होगा, हम दूसरे पर टाल नहीं सकते। इसलिए क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से लगने वाला कर, अर्थात प्रॉपर्टी हाउस टैक्स, जिस हाउस में हम रह रहे हैं उसका टैक्स भी सरकार को देते हैं। तो वो जो हाउस टैक्स है डायरेक्टली जो व्यक्ति घर में रह रहा है तो वही उस टैक्स को पे करता है, उसका मालिक पे करता है। तो यह सीधे के सीधे उसी व्यक्ति पर लगता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष कर है। इस तरह से ये दोनों टैक्स हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक नया टर्म जो हमें समझना है अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, सब्सिडी अर्थात आर्थिक सहायता। सब्सिडी इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस given by the government to the firm and household with a motive of general welfare। बेसिकली सरकार का मोटिव क्या है, सभी का वेलफेयर हो, पूरे समाज का वेलफेयर हो। तो ये जो सब्सिडी जो टर्म यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, आर्थिक सहायता यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सहायता जो सरकार द्वारा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, ये गवर्नमेंट देती है, लेकिन किसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये एक तरह का। और यह फर्म, जो फर्म उत्पादन कर रही हैं उनको या हाउस होल्ड को सीधे सीधे भी दे सकती है। जैसे अगर हम देखें फर्म के लिए, तो फर्म में अगर हम चीनी उत्पादक फर्में हैं जो कि शुगर का उत्पादन कर रही हैं, उन फर्मों को भी सरकार इस समय सब्सिडी देती है। या कुछ मेडिसिन्स हैं उनमें भी सब्सिडी देती है, ताकि वह वस्तुएं हमारे हर व्यक्ति को मिल पाए, गरीब को भी और अमीर को भी। क्योंकि अगर उनके प्राइस बहुत ज़्यादा रहेंगे तो सभी लोग उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर व्यक्ति के उपभोग में आ जाए वो वस्तु। इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ वस्तुओं पर या कुछ चीज़ों पर क्या करती है, फाइनेंस असिस्टेंस देती है, अर्थात आर्थिक सहायता देती है। कुछ केसेस में हम देखते हैं जैसे हाउस होल्ड के लिए सीधे सीधे क्या करती है, कुकिंग गैस पर आजकल सब्सिडी मिलती है, जो कि सीधे सरकार
उनके अकाउंट में, जो उपभोग करता है उनके अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफ़र करती है। अर्थात तो ये कैश, अब इसमें देखें एग्जांपल में कुछ और भी है, कैश ग्रांट्स भी दे सकती है सीधे सीधे उद्योगी को। अर्थात इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द फर्म्स, कुछ फर्म्स को इंटरेस्ट फ्री कुछ साल के लोन भी दे सकती है ताकि वह उसका उत्पादन करके सभी को बेच सकें। और यहाँ देखेंगे सब्सिडी ऑन द कुकिंग गैस फॉर द हाउस होल्ड के लिए सीधी सीधी सब्सिडी देती है, किस पर? कुकिंग गैस के लिए। हम देख रहे हैं आजकल सभी के घर में आ रही है। तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ पर, NIT इजिकल टू IT माइनस सब्सिडी, अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स इजिकल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ हम फॉर्मूले को देख पाएंगे, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होने वाला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इजिकल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसको आगे हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। हिंदी में इसको एक बार को डेफिनेशन को देखेंगे, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद फर्म को तथा गृह स्वामियों को आर्थिक सहायता कहलाती है। जैसे कैश ग्रांट, फर्म को दिए गए ब्याज रहित लोन, गृह स्वामियों को खाना पकाने की गैस पर आर्थिक सहायता। ये सभी जो सहायता हैं ये क्या है? ये सरकार द्वारा दी गई हैं, इसलिए ये आर्थिक सहायताएं हैं। इसका फॉर्मूला फिर से देखेंगे हिंदी में, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, NIT इजिकल टू IT माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला हम समझ चुके हैं, इसका यूज़ हमें बहुत करना है। आगे हम देखते हैं मार्केट प्राइस, अर्थात बाज़ार कीमत। देखिए, सामान्यतः बाज़ार कीमत को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, उपभोक्ता द्वारा जिस कीमत पर वस्तुओं को खरीदा जाता है उसे उस वस्तु की बाज़ार कीमत कहते हैं, जिसमें कि अप्रत्यक्ष कर लगा होता है। अर्थात बाज़ार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है। इंग्लिश में देखेंगे मार्केट प्राइस, इसको MP से नोट करते हैं। मार्केट प्राइस आर द प्राइस एज पेड बाय द कंज्यूमर। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स। इट मीन्स मार्केट प्राइस में इंक्लूड है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब उसको इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी हमारा कंज्यूमर है जो सामान खरीद रहा है, उस खरीदे हुए सामान पर वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं लग रहा कितना टैक्स जा रहा है, लेकिन उसमें इंक्लूड है, उसकी फाइनल कीमत में इंक्लूड है। अब हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट पर। अगला नेक्स्ट टर्म है हमारा फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत। इट रेफर्स टू, इसको पहले हम नोट किससे करते हैं? FC फैक्टर कॉस्ट, FC से नोट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से उसके प्रोडक्शन की फैक्टर्स हैं, बेसिकली कौन कौन से कारक हैं जिनसे कि हम उत्पादन कर रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 बेसिक कारक हैं जिनसे हम कोई भी सामान का उत्पादन करते हैं। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और कैपिटल मीन्स पूंजी, और उद्यमी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन चारों की मदद से हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वस्तुओं के उत्पादन में लगाए गए साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी की कुल कीमत को साधन लागत कहते हैं। अर्थात हमने भूमि के लिए, श्रम के लिए, पूंजी के लिए, उद्यमी के लिए जो पैसा दिया गया, उद्यमी को लाभ देंगे, तो ये पैसा जो दिया गया है वो क्या है? हमारी फैक्टर कॉस्ट है, अर्थात साधन लागत है। हमने इन चारों फैक्टर को क्या क्या दिया, कैसे कैसे दिया, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखें यहाँ, उत्पादन में प्रयोग किए गए साधन, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने उत्पादन में क्या क्या प्रयोग किया? भूमि, जहाँ पर हमें उत्पादन करना है, या भूमि, भवन। श्रम मीन्स लेबर, जो हमने उसको बिना लेबर के कोई भी सामान उत्पादित नहीं किया जा सकता, तो दूसरा टर्म है हमारे पास लेबर का, जो कि लेबर उसमें इस्तेमाल करनी है। पूंजी, अब उसमें कैपिटल या पूंजी, बिना पूंजी कोई भी काम नहीं हो सकता। पूंजी से हम मशीन भी खरीदेंगे, कच्चा माल भी खरीदेंगे, और पूंजी से हम पेमेंट भी करेंगे अपनी लेबर को। उद्यमी या एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, अर्थात जो उसमें अपना कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन में,
जिसको जोखिम भी उठाना पड़ रहा है साथ में, वो क्या है? उद्यमी। तो इसमें हम सबको क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, लैंड को किराया या रेंट, श्रमिक वेजेस सैलरी दे रहे हैं उसको हम, पूंजी को क्या दे रहे हैं? ब्याज, और उद्यमी प्रॉफिट लाभ कमा रहा है। इन चारों को जोड़ करके हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 चारों हमने जोड़ दिए, और चारों को जोड़ करके क्या बनता है? साधन लागत। अर्थात किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन सभी साधनों पर खर्च किए गए कुल खर्च को हम साधन लागत कहते हैं। और साधन लागत को हम अगर किसी एक यूनिट की साधन लागत या एक किसी नग की साधन लागत निकालना चाहें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? फैक्टर ऑफ वन आइटम, टोटल कॉस्ट या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड कर दें। टोटल कॉस्ट से क्या डिवाइड कर दें? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल कॉस्ट बटे टोटल क्वांटिटी। मान लिया कॉस्ट हमारे पास, टोटल जो कॉस्ट है किसकी? फैक्टर्स पर जो हमने खर्चे किए हैं, फैक्टर्स पर जो खर्चे किए हैं उसको हम जितनी उत्पादित हुई हैं संख्याएं उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल हम समझ सकते हैं, कुल 1 लाख रुपए हमारे खर्च हुए किस पर? 100 आइटम बनाने पर। हमने प्रोडक्शन कितनी की है? 100 आइटम। अगर हम एक आइटम की कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो कितना हो गया? 1000। तो ये फैक्टर कॉस्ट आ गई। फैक्टर कॉस्ट किसकी आ गई? एक आइटम की फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ गई। क्या हम इस फैक्टर कॉस्ट पर मार्केट में बेच देंगे सामान को? नहीं, इसी फैक्टर कॉस्ट पर नहीं बेच पाएंगे जिसमें कि हमारा लाभ भी शामिल है, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट जुड़ी है, हमारी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें टैक्स दीजिए। तो टैक्स कौन सा है? NIT। तो NIT हमें देना होगा। किसको देना होगा? सरकार को। उसके बिना हम सामान को बेच नहीं सकते। इसलिए मार्केट वैल्यू बनाने के लिए क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मार्केट प्राइस। दोनों को जोड़ने के बाद में मार्केट कीमत तय होगी कि कितना उसने फैक्टर कॉस्ट है और कितना उसने NIT देना है जो सरकार ने फिक्स कर रखा है, तब हम उसे मार्केट में बेच पाएंगे, उसे कहेंगे मार्केट कॉस्ट। तो इस तरह से हमेशा मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा किससे? फैक्टर कॉस्ट से। तो मार्केट प्राइस हमेशा क्यों ज़्यादा होगा फैक्टर कॉस्ट से? क्योंकि मार्केट प्राइस के साथ में हम देखते हैं कि उसमें फैक्टर कॉस्ट में साथ में NIT भी जुड़ा हुआ है। जब फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस बनेगा, इसलिए मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन टू FC हमेशा। तो MP इज ग्रेटर देन टू FC एंड MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। इधर हम देखेंगे कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो जाता है कि बाजार कीमत, क्या फॉर्मूला हो गया? देखेंगे, बाजार कीमत बराबर साधन लागत फैक्टर कॉस्ट प्लस निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर कहें या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहें, एक ही बात है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह से ये फॉर्मूला भी हमें यूज़ होना है। ये फॉर्मूला हमारे पास दूसरा आ चुका है, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा पास ट्रांसफ़र इनकम, अर्थात हस्तांतरण आय। एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड, ऐसी पेमेंट जिसके लिए हमने कोई सर्विस नहीं की, इज कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र इनकम। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। ऐसी आय जिसके लिए कोई सेवा या कार्य न किया गया हो वह आय हस्तांतरण आय कहलाती है, जैसे उपहार, दान, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, वृद्धावस्था, छात्रवृत्ति आदि। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी ट्रांसफ़र इनकम के हैं। ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफ़र इनकम को हम कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, क्योंकि इससे कब प्राप्त हुई है? ये हमने कोई इसके लिए कार्य नहीं किया है, इसके लिए कोई हमने काम नहीं किया है, अर्थात यह वन साइडेड पेमेंट है, ये एक तरफ से दी गई पेमेंट है। यह जो गिफ्ट है या हम कहें डोनेशन है या कहें छात्रवृत्ति है, इससे के लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया और ये
एक तरफा पेमेंट है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में आकलित नहीं करते। नेक्स्ट, एक देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।